जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम संजीवनी बूटी में लेकर आए हैं एक सीरीज इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किसे प्रधानमंत्री चुना था? तो कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था? तो वो दिया लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तीसरा प्रश्न है, खालिस्तान के चुनावों से गठबंधन की परिघटना और दल बदल आयाराम गयाराम वाली जो घटना है वो सामने आई। सही उत्तर है वो है 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना और आयाराम गयाराम की घटना सामने आई। अगला प्रश्न है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने खालिस्तान का नारा दिया था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ और वहीं विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का नारा गरीबी हटाओ का था। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, और वो थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का नाम है वो आता है। अगला प्रश्न है छठा, कि 25 जून 1975 की रात में राष्ट्रपति खालिस्तान ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति कौन थे? सीधी सी बात है, जब देश में आपातकाल लागू किया गया 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को, तो उस टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे? और वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वो है 352 के अंदर। अगला प्रश्न है आठवां, का आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ था? बहुत प्यारा प्रश्न। कौन सा संविधान संशोधन जो इनमें दिए गए हैं? और वो है 42वां संविधान संशोधन। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, एक तरीके से एक मिनी संविधान है वो इसके अंदर बना दिया गया था। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, खालिस्तान भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण रहा है, और वो है इमरजेंसी, आपातकाल, सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है भाई। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? कौन थे भी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? और वो है जगजीवन राम। और लोकदल की बात आपको पहले ही बता दी, वो पूछे तो चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। अगला प्रश्न है कि 1977 के चुनाव के बाद खालिस्तान पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, और वो है जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। अगला प्रश्न है कि मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में अंधेरे की पथ यात्रा से संकेत किसकी ओर किया है? और वो है दलित समुदाय की ओर। अंधेरे की पथ यात्रा, ये शब्द किसके लिए यूज किया? दलित समुदाय के लिए। अगला प्रश्न है इसी कड़ी में कि मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में खालिस्तान में दलित युवकों का एक संगठन दलित पैंथर्स है वो बना। तो ध्यान रखिए, वो है 1972 में महाराष्ट्र के अंदर दलित पैंथर्स का गठन है वो हुआ, और राज्य महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 15वां, के महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संगठन ये क्या है? तो एक तो ये ध्यान रख लें, शेतकारी संगठन का संबंध महाराष्ट्र से है और रैयत संगठन का संबंध है वो कर्नाटक राज्य से है, और ये थे किसान संगठन थे भी। अगला प्रश्न है 16वां आपके सामने अब, कि ताड़ी की बिक्री बंद करो, इस आंदोलन किस आंदोलन का ये नारा था? तो ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी यानी शराब विरोधी आंदोलन था। महिलाओं ने इसमें बहुत सक्रियता से भाग है वो लिया था, महिला आंदोलन था। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को खालिस्तान में आरक्षण दिया गया। बहुत प्यारा प्रश्न। तो वो है स्थानीय निकायों के अंदर, जो
ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसके अंदर महिलाओं को आरक्षण है वो दिया गया है, जबकि लोकसभा विधानसभा इसके अंदर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। उपरोक्त सभी के फेर के अंदर मत फंस जाइएगा। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी नहर, तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ये सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं भारत की। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में किस राज्य से हुई थी? बहुत प्यारा प्रश्न, और ये है राजस्थान राज्य से 1990 के अंदर। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी कब हासिल हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वो है 2005 को। राष्ट्रपति की मंजूरी वो इस आरटीआई को कब मिली थी? 2005 के अंदर। तो ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हैं। अच्छे से आप ये 5वां, 6वां और 7वां जो सेकंड बुक के हैं वहाँ से ये क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, और इन चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है तो उसकी जानकारी आपको पहले ही अपनी जो MCQ सीरीज चल रही है उसके अंदर दे दिया गया है। अब एक बात यहाँ मैं आपको और कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, क्या आपने बड़े प्रश्न तैयार कर लिए हैं? बड़े प्रश्नों के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे पहला क्वेश्चन मैं फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर से ही बात करूँ, आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए भी शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के कारण, और साथ में भी क्यूबा मिसाइल संकट। आपको पता है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट रहा है। इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। भी शीत युद्ध की परिभाषा, कारण 2 कारण आप अच्छे से, और मैं तो यही कहूँगा भी आप अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर देखिएगा। शुरू के दूसरा तीसरा जो पेज है वहीं पर ये सारी चीज़ें हैं वो क्लियर की गई है, और चौथे पेज के ऊपर 2 कारण आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको वही है भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चौदर को लेकर लड़ाई थी, और दूसरा दोनों को पास ही परमाणु हथियार थे, तो कोई भी देश, कोई भी गुट है वो युद्ध का खतरा है वो नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? शीत युद्ध का अपनाया। तो ये इतनी बात लिखनी है। फिर क्यूबा मिसाइल संकट चरम बिंदु है, तो इसके बारे में तो आपको पूरा अच्छे से भी क्यूबा कहाँ पर है, यहाँ का राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति, सोवियत संघ का राष्ट्रपति उस टाइम क्या कौन था, और क्या हुआ भी क्यूबा है वो सोवियत संघ के प्रभाव में था, वहाँ सोवियत सरकार थी, तो अमेरिका कहीं इसको अपने पक्ष में नहीं ले ले, इसलिए वहाँ पर सोवियत संघ ने मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी थी। कुछ दिनों बाद अमेरिका को पता चला तो उसने अपनी मिसाइलें आगे कर दी ताकि अमेरिका वो सोवियत संघ वाली है वो जलमार्ग से आगे नहीं बढ़ पाई। फिर दोनों को ही पता था भैया हालत ख़राब हो जाएगी अगर लड़ाई हो गया, तो दोनों ने ही शांति अपना ली और दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार के होने से बच गई थी। तो एक तो ये प्रश्न आप बड़े प्रश्न के रूप में आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना है। एक प्रश्न तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है पेज संख्या 12 और 13 से। आप पेज संख्या पाठ्य पुस्तक की 13 नंबर पर देखेंगे, फर्स्ट जो कॉलम है उसका जो लास्ट जो पेरा है उसकी पहली लाइन है, और वो है गुट निरपेक्षता की नीति। आप यहां समझिए, ये लाइन आ सकती है, गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। ये लाइन देकर आपसे ये पूछा जा सकता है भी भारत के संदर्भ में इसकी समालोचनात्मक विवेचना है वो कीजिए। तो चलिए अब मैं बता दूं भी इसमें आपको उत्तर क्या लिखना है। तो पहले तो क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी, तो इसका मतलब पहले तो आपको थोड़ा सा गुट निरपेक्षता के बारे में बताना होगा। और गुट निरपेक्षता के अंदर आप कितनी बात बता सकते हो? 10 नंबर आप पेज देखेंगे, जो टॉपिक है 2 ध्रुवीयता को चुनौती, वहां से आप लाइन ले सकते हो स्टार्टिंग की भी शीत युद्ध के दौरान दुनिया है वो 2 गुटों में बंट गई थी, और गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए जो आजाद देश थे उनको तीसरा विकल्प दिया था। और 1955 के अंदर बांडुंग जो इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ था उसमें गुट निरपेक्षता की नींव है वो पड़ गई थी।
फिर आपको इसमें पांचों जो गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश हैं, सदस्य देश और नाम है वो बताना है। भी यूगोस्लाविया के टिटो हो गए, भारत के नेहरू हो गए, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रुमा, उनका नाम लिख देना है। फिर आप ये लिख सकते हो भी पहला सम्मेलन है वो 1961 के अंदर बेलग्रेड में हुआ था। इतनी बात लिखने के बाद में आप फिर आ जाएं पेज संख्या 12 के ऊपर। पेज 12 के ऊपर ये पूरा टॉपिक दिया गया है, इंडिया के संदर्भ में भारत और शीत युद्ध। तो फिर आप पहले लिखेंगे भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। एक स्तर है भी भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों से अलग रखा, और दूसरा था भारत ने जो उपनिवेशों के चंगुल से जो यानी नए जो आजाद देश थे उनको महाशक्तियों के किसी भी खेमे में जाने का उन्होंने विरोध किया था। और साथ में आप चाहें तो एक दो लाइन ये भी लिख सकते हो भी भारत की नीति न तो शीत युद्ध के दौरान नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की थी, क्योंकि भारत ने भी जब जब कहीं प्रॉब्लम हुई दोनों गुटों के अंदर तो वहां मध्यस्थता की भूमिका है वो निभाई थी। फिर उसके बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हो 12 नंबर पेज के दूसरे कॉलम का लास्ट का जो बिंदु है, गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। ये दोनों बात लिख सकते हो, जिसमें पहली है भी गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिसका हित सदता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देश का। तो भारत के खुद अपने फायदे के लिए डिसीजन ले सकता था। और दूसरा है भारत हमेशा इस स्थिति में रहा भी एक महाशक्ति उसके खिलाफ जा रही थी तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश है वो करता था। तो इसलिए भारत को लेकर कोई भी देश है, कोई भी गुट है वो बेफिक्र है, वो नहीं रह सकता था। फिर क्योंकि समालोचना की बात की है तो अच्छी बात लिख दी। फिर आलोचना की दो बातें लिख सकते हो, जिसमें एक तरह की ये था भी भारत की गुट निरपेक्षता है वो सिद्धांत विहीन है, सिद्धांत विहीन है, कोई सिद्धांत नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सही से स्टैंड है वो नहीं ले पाता है। और दूसरा तर्क है भी नीति के अंदर अस्थिरता है, भी भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास वाली हो जाती है, ऐसा लगता है भी भारत जैसे सोवियत संघ के ज्यादा नजदीक है। जैसे 1971 में देखा था, अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर है वो कर लिए थे, क्योंकि ये वही टाइम था जब अमेरिका है वो उस टाइम पाकिस्तान और चाइना के ज्यादा करीब आ रहा था, तो उन तीनों के बीच में मित्रता बढ़ रही थी। तो भारत ने भी सोच समझ लिया भैया हमें सोवियत संघ के साथ मित्रता है वो निभानी है। तो आप सिद्धांत विहीन नीति और नीति में अस्थिरता वाली ये आलोचनाओं के अंदर है वो लिख सकते हो। तो इतना चीज आप इस प्रश्न के अंदर लिख सकते हो। तो देखिएगा फर्स्ट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर से बड़ा प्रश्न आना है। दोनों बड़े प्रश्न बता दिए हैं और मैंने पाठ्य पुस्तक से बताए हैं, कोई पास बुक का चक्कर नहीं रखा, क्योंकि वहां आप देखिए एक पास बुक को या आप ये जो पढ़ते हो क्या है वो डेस्क वर्क वगैरह, आप पुराने जो पेपर आपके अब तक हो चुके हैं वहां से मिलान करके देख लो ना वो कितने ज्यादा विश्वसनीय हैं। तो ये बात जो विशेषकर उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनका टारगेट बहुत बड़ा है। बाकी जिनका ठीक है पासिंग मार्क्स का है वो जो आप कर रहे हो वो करते रहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो अच्छे से पाठ्य पुस्तक की पेज संख्या 2, 3, 4 और पेज संख्या 12 और 13 का और गुट निरपेक्षता के बारे में थोड़ी सी जानकारी पेज संख्या 10 से ले सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे का मन नहीं टिकता है बिकॉज सर बाई चांस कई बार होता है, ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा आप ये 2 ही तैयार कर लें। फिर भी आपके कोई संशय है ना तो आप एक छोटा सा टॉपिक और देख लेना, भी वो किसी के साथ जुड़कर बाई चांस पूछ ले, बाकी अथवा में मिलेगा ना। आपको आधा चैप्टर भी तैयार है तो आपका पूरे में से पूरे मार्क्स आ ही जाएंगे ना, बड़े प्रश्न के रूप में भी एक करना होगा। तो उसमें नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसको आप थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन में ज्यादातर कौन से देश शामिल रहे जो बहुत अल्प विकसित थे और उन्हें उनके सामने अपने देश के आर्थिक विकास को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही थी। वो गरीब थे तो वो हर चीज के लिए जो विकसित देश थे, धनी देश थे, उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। तब 1972 के अंदर ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है वो आई थी और 1972 के अंदर ही अंकटाड का सम्मेलन हुआ था। अंकटाड की पूरा नाम भी आप याद रख सकते हो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें 3-4 बातें कही थी। एक तो ये था भी जो अल्प विकसित देश है वो अपने जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते हैं,
और दूसरा था भी अल्प विकसित देशों की पहुंच है वो पश्चिम के यानी जो विकसित देश है उनके बाजारों तक हो जाएगी, वे अपना सामान है वो वहां पर बेच सकते हैं। और तीसरा था भी पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो टेक्नोलॉजी है उसकी लागत है वो कम होगी आपके लिए। और चौथा था भी अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका है वो बढ़ेगी। तो थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, तो साथ में मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी आपको फर्स्ट चैप्टर है वो करवा दिया है। तो आज हमने सेकंड बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में फर्स्ट चैप्टर के जो बड़े प्रश्न आने हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं और साथ में थोड़ा सा कहा भी आप चाहें तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पढ़ लें, लेकिन मेरे ये सारा सिस्टम है ये बुक पर आधारित है, कहीं आप इन चीजों को पास बुक में पढ़ें क्योंकि तो फिर आप शायद मैच नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया भी दोनों प्रश्नों को आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से रीड करना, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। विश्वास कीजिएगा आपको इन्हीं में से प्रश्न है वो बड़े वाले मिल जाएंगे इस चैप्टर से। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।